गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर सीरीज की इस अगली वीडियो में। ये इंडियन पॉलिटी लेक्चर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स या ऑप्शन डी 45 ईयर्स। अगर किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना है तो उनके पास कुछ एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। पहला है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब वो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। नंबर 3 है कि ही शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, मतलब उनकी जो एज है वो 35 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 2 है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी नीति आयोग या ऑप्शन डी इंटरस्टेट काउंसिल। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है। लोकसभा को प्रिजाइड करते हैं आपके स्पीकर। ठीक है। और जो आपके नीति आयोग और इंटरस्टेट काउंसिल है उनके जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, दैट इज पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो इन केस जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भारत के उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स या ऑप्शन डी नो टाइम प्रोवाइडेड। देखिए, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो, चाहे इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया हो, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या किसी और रीजन की वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट होती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है देन ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इस केस में सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ तक ही एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। इस पीरियड के विद इन, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन 4 है उसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 78 या ऑप्शन डी आर्टिकल 80। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है। और जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, विद इन वट पीरियड मस्ट दे बिकम अ मेंबर। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो दोनों सदनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है, तो उस व्यक्ति को कितने समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स या ऑप्शन डी 1 ईयर।
देखिए जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर चाहे वो पर्सन नहीं है, ठीक है। बट अगर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है तो अपॉइंटमेंट के विद इन 6 मंथ, ठीक है, उस पर्सन को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर बनना जरूरी है। अदरवाइज जो उसकी जो पोस्ट है, ठीक है, जिस पोस्ट पे उसे अपॉइंट किया गया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस पोस्ट से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर उस पर्सन को किसी दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द 50% कैप ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद के आकार पर 15% की सीमा लगाई गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42nd, ऑप्शन बी 44th, ऑप्शन सी 91st या ऑप्शन डी 73rd। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। देखिए जो 91st अमेंडमेंट एक्ट था, इसके अंडर एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर है, जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, इंक्लूडिंग पीएम, वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स मेड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मतलब किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्री मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 32nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 74th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट। देखिए जो 42nd अमेंडमेंट था, ठीक है, ये सबसे पहले ये प्रोविजन लेके आया था। इसने कहा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, मतलब जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दे दी प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसने प्रेसिडेंट को हल्की सी पावर दी थी, हल्की सी पावर दी थी कि मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, एक कुछ रिकमेंडेशन किया, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उस सजेशन को या उस एडवाइस को एक बार फिर से रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकता है कि आप इसके ऊपर एक बार रिकंसिडर कर लो। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस सजेशन को बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी अल्ट्रेशन के सेम उसी फॉर्मेट में अगर प्रेसिडेंट को वापस कर देती है, वापस सजेस्ट करती है, देन वो सजेशन जो होगी वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी। तो इसका जो सही आंसर है आपका इस ये है 44th अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग द कैबिनेट कमेटीज, कि कैबिनेट समितियों का गठन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो आपके ऑप्शन है ये, ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी यूनियन होम मिनिस्टर या ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका जो सही आंसर है हमारा कि जो कैबिनेट कमेटीज होती है उन्हें कंस्टिट्यूट करता है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन कमेटीज को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, एज पर एक्सीजेंसी ऑफ द वर्क, की मतलब कितना काम है, काम का कितना प्रेशर है, ठीक है, कौन सी कमेटी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट कमेटीज को एस्टेब्लिश करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कैबिनेट कमेटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सुपर कैबिनेट, कि निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति को अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, ऑप्शन बी अपॉइंटमेंट कमेटी, ऑप्शन सी पार्लियामेंट अफेयर कमेटी या ऑप्शन डी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर है उसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉरेन अफेयर, फाइनेंस, ठीक है, डोमेस्टिक अफेयर, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं इनके ऊपर डिसीजन लेती है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, तो इसे हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा
या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के तीन मेजर पार्ट है, तीन मेजर कंपोनेंट है। उसमें से पहला है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा है आपका लोकसभा और तीसरा है आपका राज्यसभा। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है, ठीक है, बट ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट असेंड नहीं करता है तब तक कोई भी एक्ट जो है वो बिल नहीं बनता है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने प्राइम मिनिस्टर को एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसे डिफाइन नहीं किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दैट इज ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 252 या ऑप्शन डी 238। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 250। जो 250 है इसमें जो 238 है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में, और जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 250। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीट्स वाज एक्सटेंडेड अंटिल द ईयर 2026 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लोकसभा सीटों के पूर्ण समायोजन पर प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। देखिए क्या होता था कि हर पॉपुलेशन सेंसिस जब भी होती थी इंडिया में 10 साल के बाद, तो जो लोकसभा सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी अमंग स्टेट, ठीक है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज की जाती थी। मतलब जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती थी वहाँ सीट बढ़ जाती थी उस स्टेट में, जहाँ पॉपुलेशन कम होती थी उनकी सीट्स कम हो जाती थी। बट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसने एक प्रोविजन लेके आया, ठीक है, जिसने वर्ष 2000 तक, ठीक है, 2000 तक ये कह दिया कि जो लोकसभा की सीट्स हैं, ठीक है, वो फ्रोज कर दी जाएंगी। कि मतलब अब जिस स्टेट के पास जितनी लोकसभा की सीट है उतनी रहेगी, चाहे उसकी पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो। ये किया गया था उन स्टेट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे काम कर रही थी। उन्हें मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर कोई स्टेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल कर रही थी, उन्हें ये डर ना हो कि हम पॉपुलेशन तो कंट्रोल कर ले बट जो हमारी लोकसभा सीट्स है वो कहीं कम ना हो जाए। तो इस डर को खत्म करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये प्रोविजन लेके आया था, और इसने 2000 वर्ष 2001 के सेंसस तक ये लोकसभा सीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी इसे होल्ड पे रख दिया था, मतलब बैन कर दिया था या फ्रोज कर दिया था। जो ये बैन और फ्रोज की गई सीट्स थी इसे एक्सटेंड किया गया था 2026 तक, कि ये पहले 2001 तक था जो इसे एक्सटेंड किया गया था, बट अब इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु होल्ड द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यदि किसी संसद सदस्य के लाभ के पद धारण करने के कारण अयोग्य होने का प्रश्न उठता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर और चेयरपर्सन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो हमारा आर्टिकल 102 है, ठीक है, इसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके अंडर जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एमपी है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है फ्रॉम हिज फॉर हिज मेंबरशिप फ्रॉम द पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप उसकी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। तो उसमें से एक जो ग्राउंड है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसे उसकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है, मतलब ये जो क्वेश्चन है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं, इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी है वो होती है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ता है, और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी ओपिनियन देती है इस मैटर पे, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन की उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन 14 हो गया, इसका जो सही आंसर है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या ऑप्शन डी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ठीक है, कि मान लीजिए किसी बिल के ऊपर एक टसल हो गया, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है, तो उस टसल को, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, ठीक है, समन करते हैं। तो जो उस ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिजाइड कौन करता है, वो प्रिजाइड करता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, जो समन करेगा जॉइंट सिटिंग को वो तो प्रेसिडेंट होगा, समन करता है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है। बट उसको जो उस जॉइंट सिटिंग को जो प्रिजाइड करता है, ठीक है, उस वो कौन होता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कोरम रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज। भारतीय संसद के किसी भी सदन की बैठक बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन बी 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, या ऑप्शन डी 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप। देखिए, जो कोरम होता है, कोरम का मतलब है कि किसी भी हाउस को, किसी भी हाउस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उस हाउस में सेशन स्टार्ट करने के लिए उस हाउस का, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोरम। तो जो कितने मेंबर होने चाहिए मिनिमम एक कोरम को स्टार्ट करने के लिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। कि अगर लोकसभा की बात करें, तो अगर लोकसभा में हम बात करें कि 545 है, तो उसका 10% आपका क्या हुआ कि कम से कम 55 पीपल प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा का बिजनेस शुरू करने के लिए, उस सभा में कुछ भी डिस्कस करने के लिए। अगर ये नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो जो स्पीकर है इन केस ऑफ लोकसभा, ठीक है, एंड चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा, तो हाउस को अर्जेंट कर देते हैं। अर्जेंट का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए हाउस को टर्मिनेट कर देते हैं, जब तक हमारा जो कोरम है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच अथॉरिटी हैज द पावर टू समन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास ये पावर होती है कि वो दोनों हाउस की, पार्लियामेंट के दोनों हाउस की मीटिंग को समन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच पार्लियामेंट्री डिवाइस अलाउ अ मेंबर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय उपकरण किसी सदस्य को अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देता है? ठीक है, कि मान लीजिए कि एक हाउस का जो है सेशन चल रहा है, तो जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चाहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है जिसका ध्यान, जिसके ऊपर जो है हाउस का ध्यान नहीं जा रहा है, तो अर्जेंटमेंट मोशन के थ्रू, ठीक है, अर्जेंटमेंट मोशन के थ्रू जो हाउस का जो ध्यान है, ठीक है, वो उस पब्लिक इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है और अर्जेंट नेचर नेचर का है, मतलब वो चाहता है कि जो हाउस है उसके ऊपर अर्जेंट डिस्कशन करे, तो उसके लिए कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस करता है? वो करता है अर्जेंटमेंट मोशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इन पार्लियामेंट। संसद में प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करने के लिए कितनी पूर्व सूचना आवश्यक होती है? देखिए, जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ना, उन्हें हम मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया पब्लिक बिल, ठीक है, तो पहला पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल वो होता है जो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, मिनिस्टर वो होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर मिनिस्टर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं पब्लिक बिल। और
मिनिस्टर्स के अलावा जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो मिनिस्टर के अलावा अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने का जो नोटिस आपको नोटिस हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, कि मुझे 1 महीने के बाद इस डेट पे मैं ये बिल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 महीने का प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। तो ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मनी बिल डिफाइंड, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 108, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 111 या ऑप्शन डी आर्टिकल 112। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल 110। जो आपका आर्टिकल 110 है, ठीक है, ये आपके मनी बिल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 108 आपका ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सीटिंग है, ठीक है, वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 111 आपका डील करता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो असेंट देता है बिल को, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 111 में दिए गए हैं। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 112 है इट इज़ रिलेटेड टू द बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बजट से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 112। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई क्योरीज, कोई सजेशन है, ठीक है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो तक आपसे आज्ञा चाहूँगा। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।